भाषा कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन भारत की और एक भाषा भी सीखनी चाहिए। उसको बढ़ावा दिया है पॉलिटिक्स ने। महाराष्ट्र का कोई भी बच्चा वो हिंदी ना भी पढ़े तब भी उसको हिंदी समझ में आती है, हिंदी बोल सकता है। आप किसी भी प्रदेश में जाते हो तो उस प्रदेश की भाषा से आपको सम्मान करना चाहिए। अगर आप वहाँ जाके आप पैसा भी कमा रहे हो, वहाँ रह भी रहे हो 30 साल से 40 साल से, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हम अपनी भाषा में यहाँ पे बात करेंगे, तो कैसे चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। मैं हूं कविता रैलहन और एक बहुत ही स्पेशल फिल्म संत तुकाराम महाराज जी पर, और फिल्म की टीम आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इस फिल्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो आंतरिक ऊर्जा संत अपने जीवन में लेके आते हैं ना, वही सिनेमागृहों में लेके आएंगे। बिल्कुल। और जो सीख तुकाराम महाराज ने महाराष्ट्र के लोगों को दी उस ज़माने में, और जो अभी तक चलती आ रही है, मुझे लगता है कि वही सीख देश के सभी जनता को भी मिलेगी। जो भाईचारे की है, जो अपनापन की है, जो प्यार की है, जो ईश्वर के अगम्य भक्ति की है, जो श्रद्धा की है, जो अपने आप पर विश्वास की है, वो सीख सबको मिलेगी। शीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो किरदार है इस फिल्म में, आप वाइफ का रोल अदा कर रही हैं, और आपने क्या सीखा अपने इस किरदार से कि एज अ वाइफ आपकी क्या रोल, क्या ड्यूटीज़ होती हैं अपने हस्बैंड के प्रति। What was your learning, your takeaway, which you will remember for life? आई थिंक दैट जो अबली जीजाबाई थी, तो उनका जो यहाँ पर इस स्टोरी में जो मेन जो रोल था वो एज अ होम मेकर, घर संसार चलाने वाली। तो वहाँ पर एक तो अपने हस्बैंड के गोल को समझना और उसको अपना मिशन बना लेना और एक तरीके से सपोर्ट करना अपने पार्टनर को। ये तो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आपका ये एक तरीके से बोल दो टीम वर्क होता है तो आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इजंट इट? टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। So that is such a beautiful learning that I took from the film and the message of संत तुकाराम महाराज जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिस तरीके से इन्होंने समाज के लिए काम किया and the awareness of equality that he created and fought for and stood up through his writings and his poetry and all of that, you know, that you can create a revolution. If you really believe in something, you can make anything happen. So that's it. How nice। और आजकल आई थिंक छोटी छोटी चीज़ों पे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस पे हस्बैंड वाइफ की जो टीम है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। और ये भी एक सीखने वाली बात है कि अपने हस्बैंड के एम के साथ सपोर्ट करना, वो भी बहुत एक आई थिंक सीखने वाली बात है आज के ज़माने में। Love is not looking and gazing at each other, it's looking together in the same direction. सो ट्रू। बट कितने कम लोग इस बात को समझ पाते हैं ना। शिवा, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो फिल्म है संत तुकाराम महाराज जी पे, ये एक एरा की कहानी है, जो उस एरा में उस भारत में उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, लोगों को अच्छी बातें सिखाई, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन आज का जो भारत है, कितना कुछ बदल गया है ना, कितना वायलेंस भी है, सिनेमा में भी वायलेंस है, हमारे आसपास भी लोगों की टॉलरेंस ज़ीरो हो गई है। सड़कों पे छोटा सा गाड़ी से गाड़ी लग जाए और वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता। तो आज के भारत में जो आज के लोग हैं, जिस इमोशन से हम गुजर रहे हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, क्या हम उन लर्निंग्स को समझने की क्षमता रखते हैं? निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं। देखिए, जो जिन विरोधाभासों की आपने बात की कविता जी, उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज ही वो पैदा हुआ है, वो पहले से भी था, हमेशा से रहा है। तभी हमें संत तुकाराम महाराज जैसे संत सामने आए। उन्होंने सामाजिक उत्थान की बात की, संवेदनाओं की बात की, आपस में जोड़ने की बातें की। तो और फिर उन्हीं के समय देखिए, जैसे आप हिंसा की बात करते हैं, तो मेरा जो किरदार है मंबा जी, वो भी इसी तरह का था। छोटी छोटी बातों पे वो नाराज़ हो जाता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनसे जलन करता है, उनको उनके राह में रोड़े पैदा करता है। तो अच्छे लोगों के सामने बुरे लोग हमेशा रहे, वो चाहे रामायण काल से समझ लीजिए, चाहे महाभारत काल में, चाहे बीच में, लेकिन वो एज हीरो हमेशा निकल के आए हैं, उनको नीचा, उनको बैलेंस करने के लिए। तो आज भी हम उस तरह से निश्चित तौर पर तैयार हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटी हर तरफ जीवित है, और वो हम हर कोई इवॉल्व करने की कोशिश करता है। दो चार जो गंदी मछलियां हैं, उनसे अगर हम प्रभावित होने लगे तो वो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम हमेशा
घेर के खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। राइट। सुबोध सर, आपने कितना अच्छा काम किया है। मराठी सिनेमा की बात की जाए, आपने थिएटर में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स हो, फिल्म्स हो, और आप हमेशा अपने किरदारों को जीते हैं। जैसे आपने और भी पहले बायोपिक बनाई है बाल गंगाधर तिलक जी की, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रेज़ किया। लेकिन जब संत तुकाराम जी का, महाराज जी का रोल आपके पास आया एज एन एक्टर, क्या आपके दिमाग में सेकंड डाउट्स थे? क्योंकि ये पहली बार फिल्म नहीं आ रही है, ये फिल्म मराठी में पहले बन चुकी है और 2 बार बन चुकी है, बुक भी बन चुकी है, तो कुछ नया ऐसा आप ऑडियंस के सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी जो लोग जानते हैं इसके बारे में उनको पता है, बट देन टू सरप्राइज द ऑडियंस जस्ट विद योर परफॉर्मेंस, वाज दैट एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आई है। जैसे छत्रपति शिवाजी के महाराज के ऊपर 10-15 फिल्में बनी है, लेकिन तब भी और भी लोग कर रहे हैं ना, उनके लाइफ के ऊपर फिल्में कर रहे हैं, क्योंकि उनका चरित्र इनका विशाल है कि वो एक फिल्म में बैठ नहीं सकता, और हर एक अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस कैरेक्टर को, उस व्यक्तित्व को देखता है। प्रभात फिल्म कंपनी ने अपने तरीके से उनको देखा, तब का एरा अलग था, 100 साल पहले की बात है तकरीबन। उसके बाद 2012 में और एक फिल्म आई मराठी, उनका पर्सपेक्टिव अलग था तुकाराम महाराज के चरित्र को देखने का। और हमारे जो प्रोड्यूसर है, जिन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो विट्ठल भक्त है और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे संत तुकाराम के ऊपर फिल्म करनी है, और वो भी हिंदी में करनी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि संत तुकाराम को महाराष्ट्र तक सीमित क्यों रखा जाए, उनको पूरे देश तक लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। फिर आदित्य उनसे जुड़े, फिर शिवा उनसे जुड़ा, फिर हम लोग सब जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि अलग बात यह है कि अब ये मराठी तक सीमित नहीं है। संत तुकाराम के चरित्र पर ये पहली बार हिंदी में फिल्म बन रही है जी। तो अब इसका पर्सपेक्टिव भक्ति मार्ग से ज़्यादा है, क्योंकि भक्ति से ही हमारे प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर फिल्म बनाने की चाह व्यक्त की, तो भक्ति अहम हिस्सा है। अब उस भक्ति को हमारे राइटर डायरेक्टर किस अंग से ले जा रहे हैं ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि आदित्य ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट में संत तुकाराम के किरदार को उतारा है, और उसी सच्चाई के साथ, उसी लगन के साथ उनको पर्दे पर भी उतारा है। तो ये कंपटीशन नहीं है बिटवीन 3 तुकाराम्स। ये मुझे लगता है कि तुकाराम इतने विशाल कैरेक्टर है कि चाहे इनके ऊपर 50 भी फिल्म बने, तब भी और एक एक्टर को लगेगा कि नहीं, कुछ रह गया है, मैं और एक फिल्म बनाऊं। तो इतना विशाल उनका जीवन है, इनका विशाल उनका कार्य है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत है। शीना, मैं आपको अभी 2 कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले लुक के लिए, यू आर लुकिंग फैबुलस। आई होप मैं भी किसी दिन इस तरह से मराठी साड़ी ड्रेप करूँ और इतनी खूबसूरत लग पाऊँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और आपकी इस डिसीजन की भी दाद देती हूँ कि आपने ये किरदार चुना करने के लिए। आज के ज़माने में जब हम अपने घरों में टीवी लगाते हैं और चाहे OTT देखते हैं, जो दिख रहा है वो सब हमारी रियल दुनिया से कितना अलग है, और कितना फेक, कितना प्रिटेंशियस वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग बहुत अलग सी बातें करते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं होती हैं। मतलब अलग एक ख्यालों की दुनिया में लोग रह रहे हैं। इस तरह का कंटेंट हमें सर्व किया जाता है कि मतलब ये रियलिटी है जहाँ लुक्स मैटर करते हैं, पैसा मैटर करता है, सारी चीज़ें मैटर करते हैं ह्यूमैनिटी को छोड़कर। उस दौर में एक ऐसा किरदार चुनना जो कि रियल है, जो कि ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, व्हाट वाज द रिएक्शन जो आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली में दिया व्हेन यू टोल्ड देम कि आप ये किरदार करने वाली हैं, और अंदर से क्या आवाज़ आई? एक्चुअली यू आर वेरी राइट, बिकॉज आज की जो सोसाइटी में हो रहा है, एंड स्पेशली विद द OTT सीन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट ये किरदार को सबसे पहले मैंने नहीं चुना है, इस स्टोरी ने मुझे चुना। And it is a dream role, you're right, it is a dream role for many reasons, because firstly the story is so rooted in Indian culture and history. Also मुझे लगता है बहुत relevant है in today's times. आज की लड़ाई और तब की लड़ाई अगर आप देखो, जो हम equality की बात कर रहे हैं, आज के जो भी issues हैं to find awareness of equality, non-discrimination, वही तो बातें आज भी वो same relevance है जो लड़ाई तब चल रही थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजंस के वजह से ये स्टोरी, ये स्क्रिप्ट मेरे लाइफ के साथ में काफ़ी अलाइन करती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर। आई हैव बीन वर्किंग इन ह्यूमन राइट्स फॉर 10 years. आई रियली फील एंड बिलीव दैट ह्यूमन राइट्स शुड बी मेड नॉट एन आइडियलिस्टिक ड्रीम बट अ रियलिटी, and to be able to educate the youth about their rights so that they can stand up and not allow it to be violated. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये स्टोरी के माध्यम से मेरे लाइफ में जो कनेक्शन आया, and that ignited the passion in me and it chose me, and then it was just
working with Subodh ji, with Aditya, with the whole team, the producers. It's just such a magnificent story, and I think you'll see on the 18th that it is for the first time in Hindi, story of this beautiful saint and with such amazing characters and so relevant to today's times, and a really family beautiful film about bringing a revolution, but through the beauty of songs and poems and this one revolutionary man who really did bring about a change, and that change and victory you can see even today. Through the Varis and through the legacy that carries on, and we want to take it and tell the world about it. Why not, right? But did friends or family कहीं से ऐसा reaction आया कि why are you doing this film? Why not some character maybe जहाँ ज़्यादा modern हो या कुछ इस तरह का हो? कोई इस तरह के second thoughts वाले आए आपके पास? इनफैक्ट ये फीडबैक आया मेरी मम्मी और मेरे सारे फैमिली से that this is perfect, this is it, because this is what everything I embody and stand for. Yeah. नो एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, कितनी ही फिल्में हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, और कितनी कहानियाँ हैं रियल लोगों की जो लोगों को पता ही नहीं है. तो डेफिनेटली सिनेमा इस तरह का बनना चाहिए. शिवा, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से बाहर जाएगी क्या इमोशन अपने साथ लेके जाएगी? भक्ति भाव में डूब जाएगी, पूरी तरह से भक्ति भाव में डूब जाएगी, और उनके जो विचार हैं उनको निश्चित तौर पर वो लेकर साथ में चलने वाले हैं. क्योंकि हम मूवी गोवर, जैसे मैं बहुत शुरू से हम लोग जो मूवी गोवर्स होते हैं, जब भी फिल्में देख के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका बहुत अच्छी फिल्म इम्पैक्ट लेके निकलते हैं. 3 इडियट्स हो या मुन्ना भाई MBBS हो, कोई भी इस तरह की अच्छी फिल्में हैं तो उनका इम्पैक्ट भी हमारे जहन में चला जाता है और वो कई दिनों तक हमको सोचने पे मजबूर करता है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, जिस इंटेंट के साथ, जिस नीयत के साथ बनाई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस भक्ति भाव में डूबने वाले हैं. और अब इससे पहले भी जो फिल्में आई हैं भक्ति भाव पर, चाहे जय संतोषी माँ हो, चाहे हनुमान अभी रिसेंटली बहुत बड़ी हिट हुई, तो उसका प्रभाव हमेशा से समाज पे रहा है और इसका भी निश्चित तौर पे होने वाला है. बिल्कुल. सुबोध सर, आप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप इस सिचुएशन पे या इस फैक्ट पे जो भी टिप्पणी देंगे वो लोगों को मैटर करता है. ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है लैंग्वेज को लेके जो लोग लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इशू है या ये बनाया हुआ इशू है? देख, उसको बढ़ावा दिया है पॉलिटिक्स ने. राइट. ये तो भाषा और देखो, आदमी जब बात करना नहीं जानता था तो हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आधार लिया. उसने एक भाषा डिस्कवर की होगी, फिर अलग अलग दुनिया में बसे हुए प्रांतों ने अपनी अपनी भाषा चुनी हुई. उस भाषा से मतलब जितने लोग जुड़ते गए उतनी संख्या बढ़ गई. अब भारत में हम रह रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारी भाषाएं हमारे इर्द गिर्द है और इतनी सब प्यारी और इतनी मिठास भरी भाषाएं हैं कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ, मतलब मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फ्रेंच सीखे या हमारा बच्चा जर्मन सीखे या स्पेनिश सीखे, तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए. भाषा कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन भारत की और एक भाषा भी सीखनी चाहिए. महाराष्ट्र में हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं है. महाराष्ट्र का कोई भी बच्चा वो हिंदी ना भी पढ़े तब भी उसको हिंदी समझ में आती है, हिंदी बोल सकता है, बिकॉज ऑफ द फिल्म्स, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स. तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसको हिंदी में जाके कुछ करना है तो बिल्कुल सीखे. हमारे यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से हमें हिंदी है ही स्कूल्स में, तो पहले ही स्टैंडर्ड से उसको क्यों फोर्सफुली लाया जा रहा है, पहली बात. और दूसरी बात कि आप किसी भी प्रदेश में जाते हो तो उस प्रदेश की भाषा से आपको सम्मान करना चाहिए. बिल्कुल, ग्रीटिंग्स तो आपको आनी ही चाहिए एटलीस्ट. तो आपको वो भाषा भले साफ सुथरी ना आती हो, लेकिन जब सामने वाले को लगता है कि ये आदमी कोशिश करता है ना, तब अपने आप एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग पैदा होता है. अगर आप वहाँ जाके आप पैसा भी कमा रहे हो, वहाँ रह भी रहे हो 30 साल से 40 साल से, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हम अपनी भाषा में यहाँ पे बात करेंगे, तो कैसे चलेगा? इसलिए मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई भारत पे आक्रमण करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. अगर आपके धर्म पे कोई आक्रमण करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. तो अगर आपके घर पर और आपके भाषा पर कोई आक्रमण कर रहा हो, क्योंकि उस भाषा बोलने के लिए नहीं है, उस भाषा से जुड़ी हुई 2000 साल का इतिहास आपके साथ है, जिसमें ये भी है, जिसमें विचार है, जिसमें संस्कार है, जिसमें परंपरा है, जिसमें कला है, साहित्य है, नाटक है, कविता है, आचार है, विचार है, संत साहित्य है, पोएट्री है, अभंग है. तो ये सब उस भाषा से जुड़े हुए हैं. अगर आप उस पर आक्रमण करोगे
तो आप भाषा पे आक्रमण नहीं कर रहे हो, आप उस पूरी चीज़ों पे आक्रमण कर रहे हो जो भाषा से जुड़ी हुई है। आप मेहमान बन के आ रहे हो तो जरूर आप अपनी भाषा में बात करो, जरूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र की भाषा सीखो, लेकिन आप रह रहे हो और बोल रहे हो कि हमने भाषा नहीं सीखनी, तो फिर वो सम्मान नहीं हो रहा है, वो अपमान हो रहा है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के लोग भी अगर बाहर कहीं जाएंगे, साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तो उनको भी वहाँ की भाषा सीखनी ही होगी। मतलब आप दोनों को आप ऑफ ये कोर्स राय सीखनी देना चाह होगी, रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वन साइडेड नहीं है। अगर आप साउथ में जा रहे हो, कर्नाटक में जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो महाराष्ट्र के लोग, तो आपको कन्नड़ सीखनी होगी। राइट, आप वहाँ पे जाके नहीं बोल सकते कि मुझे मराठी में बात करनी है, बिल्कुल नहीं, आपको कन्नड़ सीखनी होगी। आप गुजरात में जा रहे हो, आपको गुजराती सीखनी होगी। आप अगर राजस्थान में जा रहे जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं या कहीं आपको और जाते जर्मनी हैं, तो सीखनी आपको आती है। सीखनी पड़ेगी ना। अगर आप वहाँ एज अ Simple टूरिस्ट जा रहे हो, है। नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप इट्स अ काम करने सिंपल जा रहे थिंग, हो, मतलब yes. उसमें कोई है ही नहीं। आप सम्मान करो, जैसे हम हिंदी भाषा से नफरत नहीं करते, हम तो उससे प्यार करते हैं, इसलिए तो हम हिंदी सीखते हैं, इसलिए तो हम हिंदी फिल्में देखते हैं, इसलिए तो हम हिंदी गाने गाते हैं। Right. लेकिन अगर आप भी हमारी भाषा से, और हमारी नहीं, हमारी तुम्हारी कहाँ, ये तो भारत की भाषा है ना। जैसे हिंदी है, वैसे मराठी है, वैसे बंगाली है, वैसे तेलुगु, तमिल, सब भारत की भाषा है। तो आप भी उसको सम्मान करो, आप भी उससे प्यार करो। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सुबह मेरी सुबह सर से बात हो रही थी कि मैं कम्युनिकेट करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर गौतम जी से। वो तमिलनाडु से हैं, तमिल उनको इंग्लिश आती है, लेकिन उनके स्टाफ को किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, ना हिंदी आती। अब मुझे जब वो नहीं होते हैं ऑफिस में, तो मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ता है कहाँ है, क्या है। तो मैं वो बेसिक इतने दिनों में वो सीख गया कि स्टाफ को कैसे पूछना है कि गौतम सर कहाँ हैं, कब आएंगे, और मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। इन्हीं के सामने बात हो रही थी, तो मैंने वो लैंग्वेज सीखी ना, उतनी तमिल सीखी ना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। मैं वहाँ पे पहुँचा उन तक पहुँचने के लिए, Right. और उस इसलिए नहीं कि मुझे ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, इसलिए कि वो भाषा मेरी ज़रूरत है और वहाँ तक मुझे जाना है। तो मुझे लगता है ये नफरत वाली चीज़ें तभी होंगी जब हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे, उससे प्यार करेंगे। Right. जैसे हम हिंदी से प्यार करते हैं, हम हिंदी से नफरत नहीं करते, वैसे आप मराठी से प्यार करो, खत्म। और मैं उनके स्टाफ को ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम इंग्लिश सीखो, तुम हिंदी सीखो, मैं तमिल नहीं सीखूंगा। बिल्कुल नहीं, मतलब अब इस विवाद का जो आंसर है वो प्यार है। दोनों एक दूसरे की आप भाषा को सम्मान प्यार करो, खत्म दिखाएं, करो, ये सम्मान निगेटिविटी है कहाँ यार, ये तो सब भारत की भाषा है, अपनी भाषा है। राइट। आई थिंक यू सेड इट ऑल। बहुत अच्छे से आपने इसको आई थिंक कवर कर दिया। थैंक यू सो मच, Thank एंड you. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग सच अ सब्जेक्ट। आई थिंक you आज so की much. पीढ़ी को, आज की जनरेशन को ऐसे बड़े बड़े सेंट्स के बारे में जानने का पूरा हक है, और बिल्कुल टाइम है कि उनको ये सब बताया जाए कि हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े रत्न दिए हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।